नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो 18 मॉडल पेपर चल रहा था। इससे पहले हमने इसी के हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसके पर्यावरण यानी कि ईवीएस के 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 121 से। प्रश्न आपका है कि पृथ्वी आयोग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष जो है वो दी? 9 मई 2006, 9 मई 2005, 9 मई 2004 या 9 मई 2000? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना यह है कि पृथ्वी आयोग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष जो है वो दी। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 2006 में 9 मई 2006 लिखा हुआ है। 12 जुलाई 2006 ऑप्शन में देखने को मिले तो वो भी आपका सही होगा, क्योंकि जो मौसम विज्ञान विभाग है ये राष्ट्रपति के दायरे या अधिसूचना के दायरे में लाया गया था। तो हो सकता है ऑप्शन में देखने को मिले। बाकी सन आपको जरूर ध्यान रखना है, 2006। अगला देखते हैं 122 प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कार्बन जमाव यानी कि कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। दूसरा कह रहा है सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न एक देश जो है उनसे ही संबंधित है। आपको बताना है ये जो कथन दोनों है इनमें से कौन सा जो है वो सही है, केवल ए, केवल बी, दोनों, या फिर ना तो ए और ना ही बी। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों जो है वो सही हो जाएगा। पहला भी कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है और साथ ही साथ आपका दूसरा यानी कि ए और बी दोनों आपका सही है। अगला है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, आम या पाकड़? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो बरगद आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, सेकंड वाला। अगला देखते हैं 124 कि कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय जो है वो रहता है? सीजियम 137, स्ट्रोंसियम 89, प्लूटोनियम 239, आयोडीन 131? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हमको बताना है कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक जो है वो सक्रिय रहता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो प्लूटोनियम 239 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्लूटोनियम 239 जो परमाणु हथियार हैं उनके उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाला प्राथमिक विखंडनीय समस्थानिक के रूप में जाना जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है। अगला आपका है कि जीव वानिकी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीव का प्रबंध, या पारिस्थितिकी का पर्याय है, या प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। इस तरीके से 3 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। ए सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, या ए, बी और सी तीनों सही है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है जीव वानिकी जो है उसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो बताइए इनमें से जीव वानिकी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीव का प्रबंध, बिल्कुल सही है। या पारिस्थितिकी का पर्याय है, ये भी आपका सही है। या प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो कि मानव तंत्र जो है उनको भी प्रभावित करता है, ये भी आपका सही है। ए, बी और सी जो है तीनों यहाँ पर जो है सही है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 126। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से जो है वो बनता है? खाद्य चक्र बनता है, खाद्य जाल बनता है, खाद्य संगम बनता है, खाद्य वृक्ष बनता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से बनता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखलाएं जो है आपस में जो संगठित रहती हैं उनसे क्या बनता है, तो आप कहेंगे वो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होगा। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से खाद्य जाल जो है वो बनता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न यहाँ पर 127 कि धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से जो है वो ढका हुआ है? एक तिहाई, आधा, दो तिहाई या तीन चौथाई? कितना परसेंट भाग जो है अवसादी चट्टानों से जो है वो ढका हुआ है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे तीन चौथाई भाग जो है अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है, यानी कि एक बड़ा भूभाग जो है वो अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। अगर कभी क्रम पूछ लिया जाए अवसादी, आग्नेय, तो आपको जो है यहाँ पर हेल्प मिलेगी।
अगला देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? कार्बेट है, सुंदरवन है, नंदन कानन है या नागार्जुन है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ वाला नागार्जुन जो है वो सही होगा। नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, पूरा नाम क्या है? नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर स्थित है? तो आपको काफी बार मैंने बताया है कि नागार्जुन में वर्ड को पकड़िए अर्जुन, और अर्जुन की जब बात होती है तो आप महाभारत को याद करते हैं, महाभारत की याद आपको जैसे आएगी तो वो अंधा की थी वहां पर, तो उससे आंधा से आंध्र प्रदेश जो है आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो है ये आपका जो है वो स्थित है। और ये जो है वो 5 जिले हैं, नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर, इनके जिलों में जो है वो फैला हुआ है। क्योंकि प्रश्न का थोड़ा-सा एडवांस लेवल देखने को मिल गया है, जैसे कि अभी आपने यूपी टेट की परीक्षा देखी थी, उसमें क्या पूछा गया था कि गंगा नदी कहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है? इस तरीके का, यानी कि प्रश्नों के अंदर से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा-सा एडिशनल लेवल पर इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। 129 प्रश्न है, भारत का सुंदरवन उदाहरण किसका है? शीतोष्ण वन का है, सदाबहारी वन का है, ज्वारीय वन का है या रूम सागरीय वन का है? बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा। भारत का सुंदरवन किसका जो है वो उदाहरण है? आंसर की बात करते हैं तो ज्वारीय वन जो है आपका ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका उदाहरण है? ज्वारीय वन का है। अगला देखते हैं 130 प्रश्न कि जननिक परिवर्तित सुनहरा चावल जो है वो मानव की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरित किए गए हैं। इनमें से कौन सा एक कथन सुनहरे जो चावल हैं उसकी विशेषता को सबसे अच्छी तरीके से वर्णित करता है? पहला कह रहा है उसके जो दाने हैं उनका ऐसे जीनों से प्रबलीकरण किया गया है जिससे कि वह दूसरों से उच्च हो। आपको बताना क्या है? सबसे अच्छी तरीके से सुनहरे चावल की विशेषता। दूसरा कह रहा है उसके दानों में प्रो विटामिन ए जो है वो पाया जाता है, जिसका अंतर ग्रहण करने पर यानी कि उसको खाने पर मानव शरीर में विटामिन ए में जो है ये परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कह रहा है उसके परिवर्तित जो जीन होते हैं वो सभी 9 आवश्यक अमीनो अम्लों के संश्लेषण के कारण है। और चौथा कह रहा है उसके परिवर्तित जीन जो है वो दानों में विटामिन डी प्रबलीकरण के कारण है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से सुनहरे चावल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला वाला जो हमने देखा वो आपका सही नहीं है, तो वो तो ऑप्शन काट ही दीजिए। इन दो तीन चार में से बताइए। आंसर की बात करते हैं तो सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा। उसके दानों में प्रो विटामिन ए पाया जाता है, जिसका अंतर ग्रहण करने पर ये मानव शरीर में विटामिन ए में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अगला देखते हैं आपका भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप आपको बताना है सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम में बौरें आने लगी हैं या फिर स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। तो बताइए भूमंडलीय उष्णता का क्या प्रभाव देखने को मिला। तो सबसे पहला सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, तो भूमंडलीय से तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। भूमंडलीय जैसे-जैसे उष्णता हो रही, गर्मी बढ़ रही है, तो हिम नदी द्रवीभूत हो रही है, यानी इसमें जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, तो ये तो आपका बी वाला बिल्कुल सही है। समय से पूर्व आम में बौरें आने लगी हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य पर तो कुप्रभाव देखने को मिलेगा ही, यानी बी, सी, डी तीनों सही हैं, तो थर्ड वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि बी, सी और डी तीनों ही आपके जो है यहाँ पर सही है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 132 प्रश्न। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो होता है ज्वार, जलीय प्रवाह, जीवाश्म ईंधन या सौइक विकिरण। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका सौइक विकिरण जो है फोर्थ वाला ऑप्शन है सही होगा। सौइक विकिरण कह लीजिए या सौर विकिरण कह लीजिए, एक ही बात है। अगला देखते हैं 133 प्रश्न।
निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नत्रजन ऑक्साइड, जलवाष्प। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आपको बताना है निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी ऐसी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आपका आंसर इन चारों में से कार्बन मोनोऑक्साइड सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, और ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज की बात करें तो जलवाष्प का होता है, वही लगभग 36 से लेकर 72%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, फिर मीथेन 4 से 9%, फिर ओजोन 3 से 7%। और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी भी देखने को मिलती हैं। आंसर यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सही होगा। अगला देखते हैं 134 प्रश्न की पारिस्थितिकी जो है उसके आपको बताना है उत्पादक घटक इनमें से कौन से जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। हरित जीवाणु, हरित शैवाल, झाड़ी, दुधारू गाय। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला सही होगा, यानी कि उत्पादक घटक आपसे पूछा था पारिस्थितिकी कौन नहीं है, तो दुधारू गाय नहीं है। बाकी हरित जीवाणु, हरित शैवाल, झाड़ी, ये सभी जो है आपके आ जाएंगे। अगला देखते हैं 135 कि किस देश जो है उसमें सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा जो है वो हुई थी। ये पिछले वाले पार्ट में हमने प्रश्न पूछा भी था। ये पहला ऑप्शन है नॉर्वे 1973, दूसरा है स्वीडन 1972, तीसरा है इंग्लैंड 1970 और चौथा है फ्रांस 1970। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा जो है वो हुई थी। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन स्वीडन 1972 जो है ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला 136 प्रश्न है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक जो है इनमें से कौन सा है। मृदा, जल, वायु, वनस्पति। बताइए इनमें से कौन सा जो है सही होगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो जैविक घटक में आपका वनस्पति जो है वो आ जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन वनस्पति जो है इसके अंतर्गत आता है। 137 प्रश्न है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है। शेर, मेढक, टिड्डा, हिरण। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। द्वितीयक उपभोक्ता में आपके ऐसे जीव आते हैं जो कि अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आपका मेढक यहाँ पर दे रखा है, सेकंड वाला ऑप्शन पूछा गया था द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला देखते हैं आपका 138 प्रश्न, सागरीय जो बायोम है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, नेक्टन, बेंथस। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो किसे कहते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका फाइटोप्लैंक्टन जो है पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता जो आपके समुद्र में पाए जाने वाले प्लवक होते हैं उन्हें कहते हैं समुद्री प्लवक, या कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। उसी के बारे में पूछा गया, सागरी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन आपका सही होगा। वैसे कहते हैं हेलोप्लैंक्टन, पर प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसमें फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, ऐसे आप याद रखिए। अगर केवल आपसे कहा जाए कि सागरों में पाए जाने वाले प्लवक समुद्री प्लवक कह लीजिए या फिर हेलोप्लैंक्टन कह लीजिए, पर अगर आपसे कहा जाए कि सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता तो फाइटोप्लैंक्टन। 139 है कि किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या जो है वो स्थित होती है, स्थित हो जाती है लिखा है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण पूछा गया है आपसे। किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थित हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या होता है। अपघटक होता है, उत्पादक होता है, पर्णहरित होता है, या सभी होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सभी जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला 140 प्रश्न कि दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती है, तो इस संबंध को जो है वो क्या कहते हैं। सहभोजिता कहते हैं, सहजीवन कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं, या प्राक सहयोग जो है वो कहते हैं। दो या
अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर की बात करते हैं तो सह भोजिता आपका यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। सह भोजिता जो होता है, इसमें अलग अलग जाति के दो जीव होते हैं जिनमें ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ हो लेकिन दूसरी जाति को पहले से ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि। उसी को यहाँ पर पूछा गया है कि दो या दो से अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को तो लाभ हो रहा है पर दूसरा जो होता है किसी को हानि भी नहीं होती, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले से ना तो कोई लाभ और ना ही, यानी दूसरी जाति जो है उसको पहले से ना तो कोई लाभ और ना ही कोई हानि। सहभोजिता ये कहलाता है। अगला है आपका 141, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बैक्टीरिया आपके आते हैं अपघटक में, सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा। 142 प्रश्न है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण जो है वो है कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशन या फिर कलर। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एसी जो है, एयर कंडीशनर जो है, ये आपका यहाँ पर जो है सही होगा। ये जो ओजोन परत है इससे निकलने वाली जो गैसें होती है ना, वो ओजोन परत को जो है वो हानि पहुंचाती है। 143 प्रश्न है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इनमें से पगमार्क तकनीक जो है उसका प्रयोग किया जाता है वनों में पक्षी का अवलोकन जो है वो करने में, या फिर दुर्लभ वन्य जंतु जो है उसके बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, या विभिन्न वन्य जो जंतु हैं उनकी जनसंख्या के आकलन के लिए, या फिर वन्य जंतु जो है उनमें गुदना गोदने के लिए ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से किया जा सके। तो पगमार्क तकनीक क्या होती है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विभिन्न जो वन्य जंतु हैं उनकी जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का यूज किया जाता है। पगमार्क कह लीजिए, पदचिन्ह कह लीजिए, जो जानवर होते हैं ना उनके जो पदचिन्ह होते हैं उससे उनकी लिंग, उनकी जाति, उनकी उम्र, उनकी शारीरिक स्थिति, ये सारी चीजें पता लगाई जाती हैं। तो बाघ के पदचिन्ह, जैसे बाघ क्या, वो तेंदुआ जो अभी जैसे कि इधर उधर लखनऊ में आप देख रहे थे काफी घूम रहा था, तो उसके भी पदचिन्ह से उसकी स्थिति का पता लगाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर विभिन्न जो वन्य जंतु हैं उनकी जनसंख्या के आकलन के लिए इसका यूज किया जाता है। 144 प्रश्न बहुत ही बड़ा है। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद जो वृक्ष हैं उनकी एक पादप मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार, शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। तो आलवण जल कोट रिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। तो इस उदाहरण का निर्देशित स्थान क्या है? वो यहाँ पर जो पूछा गया है, वाणिज्यिक दृष्टि से बात की गई है। तो डायरेक्ट आंसर की ही बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर सुंदरवन जो है उनकी बात की गई है। मैंग्रोव वन जो है पाए भी कहाँ जाते हैं सुंदरवन में, काफी बार मैंने बताया है, इससे भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। अगला 145 प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? आपको बताना है SO2, CO, NO2 सभी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका प्राथमिक प्रदूषक में SO2 भी आता है, CO भी आता है और NO2 भी आता है, यानी कि ये सभी आपका सही होगा। तो ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आते हैं। 146 प्रश्न, इनमें विचार कीजिए निम्नलिखित पर। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। आपको बताना क्या है इनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत जो है वो कौन से हैं? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों, कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे ये सभी हैं आपके। पालतू पशु कैसे होते हैं? वो जो पशु आप देखते हैं ना जुगाली करते हैं, तो वो भी आपका मीथेन के स्रोत में आता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। धान के खेत भी होते हैं। अगला देखते हैं आपका 147 प्रश्न, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना में सम्मिलित जो है आपको बताना है क्या जो है वो नहीं है? अनुकूलन, परिवर्तनशीलता, जनसंख्या वृद्धि, पार्थिव एकता। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि जो है यहाँ पर सही होगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना में सम्मिलित कौन नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि सम्मिलित नहीं है, बाकी अनुकूलन, परिवर्तनशीलता, पार्थिव एकता, ये सब जो है वो आ जाएंगे।
148 प्रश्न है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। 148 प्रश्न आपका अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बताइए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर, यानी कि चेन्नई जो है आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। एक आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है एक और है जो कि आपको हरियाणा स्टेट में देखने को मिलता है। अगर उस तरीके से ऑप्शन हो तो हरियाणा को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेन्नई में भी आपका है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। 149 प्रश्न सेकंड लास्ट है इस वीडियो का। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम या 25% से कम। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो 50% से कम आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो 50% से कम। पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं कि घास जो स्थलीय वन है वो पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड जो है वो कैसा होता है? सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा कभी सीधा होता है, या फिर सभी प्रकार का होता है? तो बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा और लोग भी जुड़ते रहें। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है आप कहेंगे सेकंड वाला सदैव सीधा जो है वो सही हो जाएगा। घास स्थलीय वन पारितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि करनैल सिंह जो है वो कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद आयकर जो है वो नहीं देते हैं। वे ये सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन जो है वो नहीं दे सकते, जो कि अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए व्यय करती है। तो वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है परंपरागत, सेकंड है पश्च परंपरागत, थर्ड है पूर्व परंपरागत और चौथा है परा परंपरागत। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर इसके बाद वाला जो सेट होगा उसमें हम जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।